हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज़ के बारे में। वैसे इस वीडियो से मैं आपको बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो से आपको मैं बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की एक रिवीजन वीडियोस बना के दूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने बोर्ड के लिए हर एक चैप्टर बायोलॉजी का जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। तो फॉर आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना है। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है। डिटेल में अगर हम गए तो वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे। बस हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम अच्छी तरह से अपने चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी का, उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, ताकि हमारे मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और आपको जो नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके सामने बैठ जाइए, ताकि क्योंकि एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी से ही आने वाला है। अगर आप दूसरी कोई बुक यूज़ कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप दूसरी कोई भी बुक बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि एमपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम का जो बुक है वो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से ही बायोलॉजी का 100% हर चीज़ आती है, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ना। फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी बोर्ड से हो। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना हो तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है। तो आप आई होप आपने अपनी एनसीईआरटी बुक ले ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हम जैसे इस यूनिट पे आते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमको सबसे पहले पेज पे ये देखने मिलता है। फिर इसके बाद जैसे हम पेज टर्न करते हैं तो हमें महेश्वरी जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने मिल जाता है। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वैसे तो बोर्ड में नहीं आता, पर आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे मेन चैप्टर की तरफ। तो हमारा मेन चैप्टर में सबसे पहला पेज दिया गया है ये। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि इस चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फुल डिटेल में नहीं बताने वाला। जो मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट और इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा सबसे पहले कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो ये है आपका पहला पॉइंट। तो इस वाले ये जितना ये जो पेज दिख रहा है, इस पेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक ऑर्गेनिज्म के नेचुरल बर्थ से लेके उसके मरने तक का जो लाइफ पीरियड या टाइम पीरियड रहता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंगो ट्री हैज़ मच मोर शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। मैंगो ट्री और पीपल ट्री में मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन छोटा होता है एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। पर अगर हम दोनों का साइज़ देखें तो दोनों का साइज़ देखा जाए तो लगभग सिमिलर ही होता है। जो लाइफ स्पैन होता है वो सिमिलर ही होता है। वैसे ही हम बात कर ले एक क्रो की और एक पैरट की, तो दोनों के साइज़ में आपको देख सकते हो एक कौवे के और एक मिट्ठू के साइज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोनों एक बर्ड है, दोनों बर्ड का साइज़ एकदम देखा जाए तो लगभग सिमिलर ही होता है। पर उनके जो लाइफ स्पैन है, जितना साल वो जी लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट दिख जाता है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सपेक्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सपेक्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एलिफेंट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपको रोज़ दिया गया है, यहाँ पे आपको डॉग दिया गया है, यहाँ पे आपको बटरफ्लाई दी गई है। तो आपको बता दूँ कि जैसे एक एलिफेंट है कई साल जी लेता है, वहीं अगर हम एक रोज़ की फ्लावर की बात करें तो वो 3 से 4 दिन जी लेता है। और वही अगर रोज़ के प्लांट की बात करें तो ये 3 से 4 साल जी लेता है गैस। अब देखो, जैसा कि अपने एग्जाम्पल देखा था क्रो और पैरट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्रो है ये 15 साल जीता है, वहीं एक पैरट की बात करें तो 140 साल तक जी सकता है गैस। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ्रूट फ्लाई हो गया, जिसको हम ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर बोलते हैं, तो इसका लाइफ स्पैन, कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 24 आवर ही होता है। 24 आवर में ही बर्थ ले लेते हैं और 24 आवर के अंदर ही खत्म भी हो जाते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। यही बताने की कोशिश कर रहा था आपका फर्स्ट नंबर, पेज नंबर 1। तो हम आते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ दिखाया गया है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन और स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखने को मिल रही है कि जो रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। आप किसी भी बोर्ड से हो, रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिख के आ जाना है। बहुत ही इजी से डेफिनेशन है, छोटा सा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करना। चैप्टर छोटा है, छोटे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ क्लियरली रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मेंशन की गई है, देख सकते हैं आप अच्छे से कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का दिखने वाला एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। फिर वो ऑफस्प्रिंग आगे चल के बर्थ लेने के बाद ग्रो करता है, मैच्योर होता है और इन टर्न प्रोड्यूसेस अनदर ऑफस्प्रिंग। इसी तरह रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती है और इसी प्रोसेस के कारण जनरेशन टू जनरेशन एक स्पीशीज़ कंटिन्यू कर पाती है। अगर एक स्पीशीज़ को अगली जनरेशन में जाना है तो उनके लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते तो वो एक दिन एक्सटेंट हो जाएंगे।
जैसा कि आप जानते हैं आजकल की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसी के कारण जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फटाफट से हम रिवाइज करने वाले हैं इसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और ए सेक्शुअल क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे। तो हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को अगर नॉर्मली सोचे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे ओनली अ सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग। यहाँ एक सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन और टू रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। और ये जो नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ है सिंगल पेरेंट से, वो अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा सिमिलर होता है कि वो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है, जिसके के कारण उनके लिए वर्ड क्लोन यूज़ करते हैं। क्लोन का मतलब होता है गाइस एग्जैक्ट कॉपी, जैसा उनका पेरेंट है वैसे के वैसे वो होगी। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है बर्डिंग काय में होती है, तो बर्डिंग होती है ईस्ट में। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। ये अमीबा का बाइनरी फिजन का एक डायग्राम आपको देखने मिलता है, अगर पेपर में आया तो आपको इसको बना के आना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कॉमन पाया जाता है। अब यहाँ पे एक नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है गाइस कि इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट cell division by mitosis into two to give rise to new individual. Thus, in this organism, cell division is itself the mode of reproduction. यहाँ पे बताया है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो सेल डिवीजन है वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो इट इज इसका आंसर है सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं गाइस। तो नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम देखने मिल जाएगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे ज़ूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास वगैरह वगैरह आपको ये देखने मिल जाएंगे। आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा में आपने देखा होगा बाइनरी फिजन की एक अमीबा है वो खुद को बीच में से डिवाइड कर लेता है, फिर दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि आप बाइनरी फिजन का एग्जांपल देख सकते हैं, अमीबा और पेरिमेशियम दिया है। यीस्ट में आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बोलेंगे आप इंसाइसेशन, ये एक मेन यहाँ पे टर्म दिखाया गया कि इंसाइसेशन क्या होता है कि जब एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है फॉर अमीबा, अगर उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्रोड्यूस करने के अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं है तो वो विड्रॉ कर लेती है उसके सीडोपोडिया को और 3 लेयर का एक प्रोटेक्टिव सिस्ट डेवलप कर देती है, जिस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंसाइसेशन। ओके, तो ये था इस वाले पेज में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और डायग्राम देखने मिल जाते हैं। अब इन डायग्राम्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आई ऑफ पोटैटो देखने में, अब आपको समझेंगे इन डायग्राम्स का मतलब। ओके, तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस आर जूस्पोर। तो जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट किंगडम के जो मेंबर है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे आपको कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जिसका नाम है कोनिडिया। यहाँ पे आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए कि कोनिडिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस करता है कोनिडिया से, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बर्ड्स। तो इस तरह के आपको एग्जांपल दिए गए, इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अगर हम एक प्लांट की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्टिव जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, ओके, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स, इनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अगर प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये होता है थ्रू रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ओके, जैसे कि अब देखा आपने कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डू नॉट इन्वॉल्व द पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स। जैसे कि आपने देखा कि इस प्रोसेस में 2 पेरेंट्स का होना जरूरी नहीं है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड कर लेता है इन मैनी फ्रेगमेंट्स, और वो जो हर एक फ्रेगमेंट है वो कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये होती है फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन। शो करता है हाइड्रा, यानी हमने एक हाइड्रा को कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो उसमें जो जितने भी फ्रेगमेंट्स हो गए, भले वो 1000 हो, तो वो 1000 फ्रेगमेंट्स से 1000 हाइड्रास प्रोड्यूस हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब आपको यहाँ बताया गया है टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। इसके बारे में आपको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ, वैसे भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टेरर ऑफ बंगाल ये एक प्लांट जिसका नाम था वाटर हैचिन। तो ये बंगाल से आया हुआ था, बंगाल का प्लांट था जो कि इंडिया में आया था। तो इस प्लांट की खासियत ये थी कि जो
लेक्स है, लेक्स या अदर वाटर बॉडीज है, इसके ऊपर में जमा होने लग जाता है और पूरी वाटर बॉडी का जो सरफेस है उसको कवर कर लेता है, जिसके कारण कि सनलाइट वाटर बॉडी के अंदर नहीं जा पाती और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसी के कारण जो ऑक्सीजन साइकिल है प्लांट के, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन साइकिल है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण प्लांट में जो पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स है वो खत्म होने लग जाती है। तो इससे छुटकारा पाना बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक वीड थी जिसको हटा पाना बहुत मुश्किल था, इसी के लिए इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल पड़ा। वाटर हैचिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, आप इतना याद रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे अगले पेज पे। तो यहाँ पे नोट्स के बारे में बताया गया है कि गाइड्स नोट्स क्या होती है। नोट्स एक मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की। आपको एक नंबर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा नोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, तो अब नोड होती है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है नोड अगर किसी स्टेम में प्रोड्यूस हुई तो वो नोड इतनी कैपेबल होती है कि वो दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर सके। ओके, इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑफस्प्रिंग। वहीं हम सेक्सुअल में आ जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। ऐसा कई ऑर्गेनिज्म में होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली चीज़ क्या है कि इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एदर बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म और अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ अपोजिट सेक्स। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जैसे देखा था एक ही ऑर्गेनिज्म लग रहा था, अब यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म कंपलसरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म नहीं गए, दो गैमेट्स मेल एंड फीमेल। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलकर एक जायगोट प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंटर्न एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ओके, अब यहाँ पे हमको देखने मिलता है जुवेनाइल फेज। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक अपनी रिप्रोडक्टिव फेज पे आने से पहले एक ऐसा फेज जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करें, उस फेज तक पहुँचने के लिए एक कुछ टाइम लगता है। और जब वो उस टाइम पीरियड पे पहुँच जाता है कि जब वो कैपेबल है फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म, उस फेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज एक मैच्योरिटी का फेज होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर ऑर्गेनिज्म, ताकि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो कर दे। जुवेनाइल फेज को ही वेजिटेटिव फेज बोलते हैं इन प्लांट्स। जैसे वैसे कि तो गाइस तीन फेजेस होते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज, यहाँ पे दिया है जुवेनाइल फेज, फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज और फिर आता है सेंसिएंट फेज। इन तीनों फेज में डिफरेंस क्या होता है देख लीजिए, समझ लीजिए। सॉरी, सेंसिएंट फेज। तो जुवेनाइल फेज होता है, ये फेज होता है मैच्योरिटी का। जुवेनाइल फेज में एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फुल्ली मैच्योर होता है फॉर शोइंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव फेज में एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो कर लेता है। फिर सेंसिएंट फेज वो फेज होता है गाइस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी के बाद अपने ओल्ड एज में पहुँच चुका है, वो अब उतना कैपेबल नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो कर सके, यानी वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो यंग नहीं रहा। इट इज़ कॉल्ड सेंसिएंट फेज। ओके गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पे कुछ दिया है आपको थोड़ा बहुत ज्ञान कि कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत रेयरली फ्लावरिंग शो करते हैं। अब यहाँ पे आपको सीजनल ब्रीडिंग के बारे में बताया। कुछ कुछ फ्रूट्स जैसे आपने देखे होंगे, आम के हर सीज़न में आता है क्या? संतरे हर सीज़न में आते हैं? नहीं गाइस, कुछ कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है, क्लासिक एग्जांपल यहाँ पूछ सकता है आपको, बेम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पैन, यानी अपनी लाइफ टाइम में बस एक बार बेम्बू का पेड़ फ्लावरिंग शो करता है। बिटवीन 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल के बीच में बेम्बू का प्लांट एक बार फ्लावरिंग शो करता है। एक और दिया है नीला करंजी, तो ये नील करंजी आपको 12 साल में एक बार फ्लावरिंग शो करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे एक बकवास थी। इसको बस याद रखना है कि बेम्बू का जो प्लांट होता है उसके बारे में आपको याद रखना है कि बेम्बू का प्लांट अपनी लाइफ स्पैन में बस एक बार फ्लावरिंग शो करता है। अब यहाँ पे आपको बताया है प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स के बारे में। तो मैं आपको इसी वीडियो में अपने नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाए थे वो नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वहाँ पे आप जाके जो कॉमन से डिफरेंट है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स में, वो सब आपको उन नोट्स में मिल जाएंगे। तो लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता दूँ प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं गाइस जो कि अपना थंब यूज़ कर सकते हैं, जो हाथ में जो अपना थंब रहता है उससे कोई भी चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम प्राइमेट्स। जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस। हम ह्यूमंस हैं, हम हमारे थंब से कोई भी चीज़ को जैसे हम पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने एक बॉटल पकड़ी, तो जैसे बॉटल को पकड़ी तो उसमें मैंने अपना थंब यूज़ किया। जहाँ पे हम अपना थंब यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइमेट। मंकी अपना थंब यूज़ कर सकता है, एप्स अपना थंब यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जैसे क्योंकि काऊ, शीप, रैट, क्या ये अपना थंब यूज़ कर सकते हैं? काउस के पास तो, जिसके हम खुर बोलते हैं, जो काऊ के पैर होते हैं उनको खुर बोलते हैं, उनके पास तो थंब होते नहीं। टाइगर के पास भी थंब नहीं, थंब होता है पर क्या उससे चीज़ों को ग्रैब कर सकता है? जिस तरह से हम कोई चीज़ को पकड़ सकते हैं क्या वो पकड़ सकता है? नहीं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स।
और एक और जो मेन डिफरेंस है प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में, कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ओस्टियोरस साइकिल चलते हैं। ओके, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्राइमेट्स में और उनमें ओस्टियोरस साइकिल होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। इस वाले पेज में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट दिया तो नहीं है। ये देख लीजिए, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। जो 3 फेज मैंने आपको बताया, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसिएंट फेज, इन तीनों फेजेस के बीच में जो डिफरेंस लाती है हर एक ऑर्गेनिज्म को इन तीनों फेज में जो पहुंचाते हैं वो है हार्मोन्स। इन्हीं हार्मोन्स में कम ज़्यादा होने के बाद ही एक ऑर्गेनिज्म इन सारे फेजेस को रीच कर पाता है। ओके, तो अब हम बात करने वाले इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ईजियर प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने नहीं मिलता है, एक नॉर्मल सी प्रोसेस हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं हर एक, जैसे कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बनना जरूरी है, उनका फिजन ज़रूरी है, फिर उसके बाद जाइगोट बनना जरूरी है। तो इन सारी प्रोसेसेस को डिवाइड कर दिया गया है फेजेस में, जिसको हम बोलते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम सबसे पहले इवेंट देखते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन और फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम बात करें अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो प्री फर्टिलाइजेशन वो इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन के यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स के मिलने के पहले के इवेंट्स, समझ रहे हो ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के मिलने से पहले की इवेंट्स, इन्हें हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे मेन चीज़ होती है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स का बनना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना। दिस इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर उसके बाद आता है गैमेट ट्रांसफर। ये जो 2 इवेंट है ये है आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम बात करें अगर गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ओके, ये आपको कुछ गैमेट्स दिए गए हैं, इसको हम बोलते हैं होमोगैमेट्स। ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसको बोलते हैं होमोगैमेट्स। ओके, बिल्कुल एक जैसे है, मेल एंड फीमेल गैमेट है, दोनों अलग अलग है पर डिफरेंस नहीं कर पा रहे हम। ये ह्यूमन के गैमेट्स है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, इसे ओवम कहते हैं। ये हेट्रोगैमेट्स है, हम क्लियरली इनमें डिफरेंस शो कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट। ओके, यही आपको बताया होमोगैमेट्स हेट्रोगैमेट्स के बारे में। जो होमोगैमेट्स होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसके कारण हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सा मेल गैमेट और कौन सा फीमेल गैमेट्स। और वहीं हेट्रोगैमेट्स की बात करें, हेट्रोगैमेट्स में हम क्लियरली डिफरेंस शो कर पाते हैं कि कौन सा, देख सकते हैं क्लियरली कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन्स में और प्राइमेट्स में देखें तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं हमारे स्पर्म, और दूसरा जो फीमेल गैमेट है जिनको हम बोलते हैं एग्स। तो ये क्लियरली डिफरेंस शो कर सकते हैं कि कौन सा स्पर्म है और कौन सा एग है, तो इन्हें हम कहते हैं हेट्रोगैमेट्स। अब यहाँ पे आपको बताया है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तब गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग जो सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप का होता है, अब आपको मैं क्लियरली जो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसका अगर गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ओके, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं यानी उनकी प्लॉइडी एन होती है। तो अगर एक, जैसे कि ह्यूमन बींग की बात कर ले, एक डिप्लॉइड एन है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी हमारी प्लॉइडी 2n है, उनको गैमेट प्रोड्यूस करना है n, यानी हमको हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना है। जब एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एक हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो शो करता है डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, जिसको कि हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ओके, अगर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना चाहता है तो उनको करना पड़ेगा मियोसिस। अगर एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एक हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो शो करेगा आपका माइटोसिस। ओके, तो ये चीज़ को अच्छे से याद रखना। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन को अगर अपना एक गैमेट बनाना है जो कि हैप्लॉइड है तो उसको शो करना पड़ेगा मियोसिस, जो कि हमारे सेल्स है रिप्रोडक्टिव सेल्स, उसमें मियोसिस शो होता है, जिसके कारण हम एक हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर पाते हैं, विच इज़ स्पर्म एंड ओवम। अब यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स देखने मिल जाएंगे, चाहे तो इसे देख लो, कॉमन से डायग्राम्स है, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करें गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में, तो गैमेट ट्रांसफ़र होता है द ट्रांसफ़र ऑफ द गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट को एक ऐसी जगह पे लाना जहाँ पे वो फिशन की प्रोसेस, जो सिंगैमी की प्रोसेस है उसको शो कर पाए और एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो पाए। तो हम गैमेट ट्रांसफर की अगर बात कर ले तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं। इन फ्यू एल्गे एंड फंगी, जो दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट है दोनों मोटाइल होते हैं। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ओनली मेल गैमेट इज मोटाइल, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए, फॉर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के इसमें हम
अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स को पहुँचाने के लिए, एक दूसरे से मिलाने के लिए कोइटस की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू मेल अपने जो गैमेट्स है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर देता है। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में पॉलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द मेल गैमेट, जहाँ की स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं पोलन ग्रेन, और वहीं से पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट्स है वो ओवरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ जिसके कारण की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। ह्यूमन्स में अलग प्रोसेस है और प्लांट्स में जो प्रोसेस है गैमेट ट्रांसफर की, उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। जो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सच दैट द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट टेक्स प्लेस। तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो जो अपने हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं स्पर्म और ओवम को जब हम मिला देते हैं तो वो फॉर्म करता है, स्पर्म एक हैप्लॉइड है सेल और ओवम भी एक हैप्लॉइड सेल है। तो जब हम इनको मिला देते हैं तो बनता है हमारे पास जाइगोट। जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है, यानी जाइगोट डिप्लॉइड होती है। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए स्पर्म का और ओवम का मिलना ज़रूरी है, जिसे कि हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जिसी से बनता है हमारा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के कई 2 टाइप होते हैं, वन इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर वन इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फीमेल बॉडी के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस में फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसको कि हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वहीं अगर हम कुछ एम्फीबियंस की बात कर लें जैसे कि फ्रॉग, तो इनमें जो स्पर्म और ओवम है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं इन अ मीडियम सच एज वाटर बॉडीज़ में ये अपने गैमेट्स रिलीज़ कर जाते हैं, फिर वाटर करंट के थ्रू दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं और फिजन पानी में ही होता है, जैसे कि हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे वही दिया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने देखे वो थे सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो होते हैं जो जाइगोट के बनने के बाद स्टार्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद जो सारी प्रोसेस होती है उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। बस पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब हमारे पास जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट हम जैसे कि हमने पढ़ा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो जाइगोट बना है वो बना है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये जो जाइगोट बना है वो फीमेल बॉडी के अंदर है, तो वो एक प्रोटेक्टेड है। ठीक है, समझ रहे हो ना, वो जाइगोट जो है वो प्रोटेक्टेड है, यानी जो उससे जो ऑस्प्रिंग बनने वाला है वो प्रोटेक्टेड है इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसी के कारण जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिज्म की लिविंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जी सकता है गैस, वो मतलब मर नहीं सकता उतने आसानी से। वहीं हम बात करें एम्फीबियंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया था वाटर बॉडी में अपने एग्स रिलीज कर देते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म बन गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया, जाइगोट बन गया, उससे ऑर्गेनिज्म बन रहा है, पर वो खुले इन्वायरमेंट में है, वहाँ पे उनको प्रेडेटर्स मिल जाते हैं, कई शिकारी मिल जाते हैं, जिसके कारण वो फर्टिलाइज्ड एग को ही खा लेते हैं, जिसके कारण इनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यही बताया आपको इस पैराग्राफ में। ओके, तो जो जाइगोट बना है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल और इंटरनल में कौन सा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो इट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। तो एम्ब्रियोजेनेसिस ये प्रोसेस है जिससे कि एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन शो करता है कौन सा, जाइगोट। माइटोसिस से वो अपने सेल्स के नंबर को इंक्रीज करेगा, फिर सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अलग अलग सेल को अपने अलग अलग काम मिल जाएंगे, जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, उसके कारण एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और जैसे कि हमने देखा पूरा पहले से लेकर आखिर तक रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल की गैमेट्स के बनने से लेकर एम्ब्रियोजेनेसिस तक ये सारी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की। अब यहाँ पे बताया कई ऑर्गेनिज्म के बारे में। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस और वही कुछ होते हैं विविपेरस। तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि एक हार्ड जो प्रोटेक्टिव शेल में अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, यानी अंडे के अंदर अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। जो अंडे ले करते हैं, एग्स ले करते हैं, उन्हें हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वहीं अगर हम विविपेरस के बारे में बात करें तो जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म रहता है वो डायरेक्ट बर्थ देता है। फॉर एग्जांपल मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये डायरेक्ट बर्थ देता है, ये बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देता है। ओके, ये अंडे नहीं देते, ह्यूमन्स अंडे नहीं देते, तो दीज आर विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर हम बात कर ले अगर कि फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन फ्लावर डाइजेशन द सेपल्स पेटल्स स्टेमन ऑफ द फ्लावर विद एंड फॉल ऑफ। जो सेपल्स पेटल्स होती है, जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती है वो गिर जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर उसके बाद द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। जो पिस्टल होती है फ्लावर की वो अटैच रहती है प्लांट से। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड।
जो ओव्यूल होता है वो अब बन जाता है सीड। अब अच्छे से इसको समझना, ओव्यूल बन जाता है सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ओव्यूल बनता है सीड और जो ओवरी बन जाती है वो बन जाती है फ्रूट, जो कि एक थिक लेयर वर्ल्ड अपने आपको एक थिक लेयर से कवर करती है, जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्प, विच इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रूट। तो ये था आपका चैप्टर। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, समरी है, चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो उसमें क्या, जो जो आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस करूँ, आपको बताऊँ कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखना है, आपको किस तरह से पढ़ना है एनसीईआरटी के क्वेश्चन और उनके सारे आंसर बताऊँ, तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।